अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, यानी कि अपने अल्फाजों के ज़रिए से या अपने रिटन वर्ड्स के ज़रिए से या अपने इशारों के ज़रिए से सामने वाले तक कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ये आपको फार्मेसी टेक्नीशियन में पढ़ाने का बेसिक पर्पस ये है कि आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि एक पेशेंट और एक फिजिशियन या एक पेशेंट और एक फार्मेसी टेक्नीशियन या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन का जो बंदा है उसका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आप अपने पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अपना मैसेज आप पेशेंट तक कन्वे नहीं कर सकते और जब तक आपका पेशेंट आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तब तक आप पेशेंट की मेडिकेशन को बेहतर अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए ये टॉपिक या इस चैप्टर जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और गेस्चर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन या मैसेज का तबादला करना बोलने के ज़रिए से, लिखकर या इशारों के ज़रिए से, इसको आप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आपके पास हर तरह का पेशेंट आता है। कुछ पेशेंट्स को आप बोलकर कोई बात समझा सकते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप लिखकर मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन जिनको नॉलेज होता है मेडिसिन का वो राइटिंग के ज़रिए से आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और कुछ आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो सुनने और समझने की या बोलने की जो समात है उससे कासिर होते हैं। तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इशारों के ज़रिए से अपनी बात जो है उन तक कन्वे करनी पड़ती है। तो आप इन तीनों चीज़ों का या इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात जब सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो इसको आप कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है कि वाई इज़ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, कि आपकी नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है और हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। कम्युनिकेशन हमें इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये मदद करती है ताकि हम एक सॉलिड रिलेशनशिप कायम कर सकें विद एवरीवन यू इंटरेक्ट विद ऑन डेली बेसिस, यानी कि आप डेली बेसिस में जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है उन लोगों के साथ जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप बातचीत नहीं करेंगे, आप डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप नहीं कर सकते। अब जो आपकी डेली रूटीन में लोग आते हैं उसमें आपकी फैमिली भी आ सकती है, उसमें आपके बच्चे भी आ सकते हैं, उसमें आपके कुलीग्स भी आ सकते हैं, उसमें आपके कस्टमर्स भी आ सकते हैं, उसमें आपके पेशेंट्स भी आ सकते हैं, उसमें आपके टीम मेंबर्स भी आ सकते हैं। तो उनके साथ आपका बॉन्ड उस वक्त मजबूत होता है जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मुराद वो कोई भी इंसान हो सकता है जो मेडिकल फील्ड से रिलेट करता है, चाहे डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, नर्स है, डिस्पेंसर है, कोई भी है। उसका अपने पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप उस वक्त क्रिएट होता है जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिजिशियन और फार्मासिस्ट शुड कम्युनिकेट विद हिज पेशेंट इन अ प्रॉपर मैनर। चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन हैं या फिजिशियन हैं, आपको चाहिए कि आप अपने पेशेंट के साथ एक अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट करें। देखिए, कम्युनिकेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ रूड हो रहे हैं, किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी के साथ आप बुरा बिहेव कर रहे हैं, दैट इज़ अ बैड कम्युनिकेशन और उससे आपका पेशेंट जो है वो आपके पास नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। चाहे आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, चाहे आप फार्मेसी चला रहे हैं, चाहे आप कोई भी क्लिनिक चला रहे हैं, उस केस में आपका पेशेंट ना तो खुद आएगा ना ही वो और लोगों को आपके पास रेफर करेगा। बट अदर केस ये है कि आप अपने पेशेंट के साथ अच्छे से डील करते हैं, आप उसकी बात को सुनते हैं और उसकी बात को समझते हुए आप उसको कोई अच्छा मशवरा देते हैं, अच्छी मेडिकेशन देते हैं, तो आपके पेशेंट का आपके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल या आपके ऊपर कंप्लायंस जो है वो बेहतर होती है और वो आप ना सिर्फ नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा बल्कि 10 लोगों को और भी रेफर करेगा कि फलां डॉक्टर या फलां फार्मासिस्ट के पास जाएं, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके प्रोफेशनल लेवल को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। नेवर यूज़ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज विद पेशेंट। कभी भी आपने अपने पेशेंट के साथ मुश्किल ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी। मुश्किल ज़बान से मुराद ये है कि अगर आपका पेशेंट ऐसा है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इंग्लिश के बारे में नहीं पता, जिसको मुख्तलिफ जो मुश्किल वर्ड्स हैं इंग्लिश के, ग्रामर है उसके बारे में नहीं पता, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको उसकी ज़बान में बात समझानी है। अगर वो उर्दू स्पीकिंग है उसको उर्दू में समझाएं, अगर वो सराइकी स्पीकिंग है तब भी आप कोशिश करें कि उसको सराइकी में समझाएं, पंजाबी है तो आप उसको पंजाबी में समझाएं और इतने आसान अल्फाज में बात समझाएं कि उसको आपकी बात या अपनी बीमारी जो है वो आसान लफ्जों में समझ आ सके। फॉर एग्जांपल, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आपको एनीमिया हो गया है,
अब वो समझेगा पता नहीं अनीमिया क्या चीज़ है। तो आपने बताना है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है, आपकी बॉडी में खून के जो सुर्खुलियाँ हैं वो कम हो गए हैं, और हम आपको ये दवाई देंगे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और ये लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो कुछ ही डेज में जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जितने आप सादा अल्फाज में उसकी बीमारी को उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और मेडिकेशन को भी आप जितने सादा अल्फाज में उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उसका आपके ऊपर कंप्लायंस जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रूव होता है। सो हमेशा गाइड करें सिंपल वर्ड्स में, जितना आसान आप उसको समझा सकते हैं उतना आसान आप उसको समझाएं। फिजिशियन एंड पेशेंट शुड डेवलप अ पार्टनरशिप एंड द पेशेंट शुड बी फुली एजुकेटेड अबाउट हिज प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट मेथड। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो एज अ फिजिशियन या एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उसकी बीमारी के बारे में डिटेल समझाएं, उसको बताएं कि आपको ब्लड का मसला है या आपको ब्रेन का मसला है तो आपने क्या क्या एहतियात करनी है, आपने कौन सी मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है, आपका इलाज कितने टाइम के लिए होगा, इस पे कितनी कॉस्ट आएगी, वो तमाम बातें आपने उसको समझानी है। आपने उसको किसी किस्म के आप जी उसको साइड पे नहीं रखना, उसको हर चीज़ आपने क्लियर कट समझानी है ताकि उसके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ना रहे। A good communication allows the patient to be actively involved in decision making process। अगर आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उसको चीज़ों को समझाएंगे तो वो भी आपके साथ जो भी आपने डिसीजन उसके साथ लिया है, आप उसके साथ लिया है, वो उस डिसीजन को बेहतर करने में, उस डिसीजन को फुलफिल करने में आपकी मदद करेगा। अ पेशेंट इज सेटिस्फाइड बाय अ फिजिशियन बाय हाउ वेल द फिजिशियन लिसन। एक पेशेंट हमेशा फिजिशियन का मतलब है डॉक्टर के साथ उस वक्त सेटिस्फाई होता है जब वो देखता है कि डॉक्टर मेरी बात को कितना अच्छा समझता है, एक्सप्लेन द डायग्नोसिस, मुझे कितने अच्छे से बताता है कि मुझे क्या बीमारी है, और ट्रीटमेंट, और मुझे बताता है कि इस बीमारी के इलाज के लिए मैंने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, और उसको हमेशा सिंपल वर्ड्स में आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तभी पेशेंट आपके साथ सेटिस्फाई होता है। लिहाजा कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्नोस करने में, बीमारी का तशखीस करने में, डिसीजन लेने में, ये चीज़ डिसाइड करने में कि हमने ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ करने हैं, और साथ साथ अपने ट्रीटमेंट गोल्स को अचीव करने में कि हम पेशेंट को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा पेशेंट जो है वो आपके साथ रेस्पॉन्स शो करेगा। तो ये मैंने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पे तकरीबन 7-8 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से अगर आप 5 भी याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए एनफ है। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट, आई थिंक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि कितनी टाइप्स की कम्युनिकेशंस होती हैं। तो पहले आपने कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, जो मैं डेफिनेशन पहले लिखी है वो आप पहले डिफाइन करेंगे, फिर आप लिखेंगे दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है आवाज़ के ज़रिए से, वर्ड्स के ज़रिए से, अल्फाजों के ज़रिए से अगर आप किसी को अपनी कोई बात समझाते हैं तो उसको आप वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये चीज़ होती है कि जिसमें आप किसी के साथ किसी को कोई बात समझा रहे हैं लेकिन उसमें आप अपने आवाज़ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, उसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ज़रा डिटेल देख लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि स्पोकन यानी कि आप बोल के करते हैं या आप लिख के करते हैं। आप चाहे बोल के करें या लिख के करें, जिसमें आप अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आम तौर पर हम वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं, जबकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। जब आपके पास सामने वाला पेशेंट ऐसा है जो कि सुनने और बोलने की जो सलाहियत है उससे महरूम है, तो फिर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए से, अपने चेहरे के तासुरात के ज़रिए से, गेस्चर्स, अपने इशारों के ज़रिए से, पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट के ज़रिए से, आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए से, या बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, यानी कि अपनी बॉडी को, बॉडी लैंग्वेज का मुराद होता है कि अपनी आप इसको कैसे समझ सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को आम ज़बान में कहते हैं कि अपने खदोखाल के ज़रिए से, इशारों के ज़रिए से बेसिकली आप पेशेंट को समझाते हैं कि आपको क्या मसला है, आपकी किस जगह पे इन्फेक्शन है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वो कहते हैं कि जब भी आप कोई वर्बल कम्युनिकेशन करें या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें, किसी भी तरह से अगर आप पेशेंट से बात करें ना, तो कुछ उसके कुछ असूल होते हैं, वो असूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि आपका पेशेंट या आपकी ऑडियंस कौन है, यानी कि आपको पता हो कि आपका पेशेंट नॉर्मल है तो उसके साथ आप वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, या आपका पेशेंट जो है एबनॉर्मल है
या स्पेशल पर्सन है तो फिर आप उसके साथ कैसे करेंगे, आप उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पेशेंट जो है वो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता और आप उसको हर चीज़ लिख के और बोल के समझा रहे हैं तो उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। तो सबसे पहले आपने अपने पेशेंट की नेचर को अंडरस्टैंड करना है, तब आपने कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। फिर आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। आपने जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन का कोई ना कोई मकसद होता है, यानी कि आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, आपने उसको समझाना है, उसकी बीमारी के बारे में उसको डिटेल बतानी है, उसके मोराल को आपने बुलंद करना है, उसके हौसले को आपने बुलंद करना है, आपने उसको होपलेस नहीं करना। ये आपकी कम्युनिकेशन का मकसद होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मकसद हरगिज़ ये ना हो कि आप पेशेंट को डरा दें, आप उसको खौफजदा कर दें या आप उसको किसी और तरीके से रूड हो जाएं उसके साथ या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डैमेज करें। तो ये चीज़ हमेशा कभी भी आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस नहीं होनी चाहिए। देन आपको टॉपिक पता हो कि आपने किस बात के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है। यहाँ वहाँ की इरेगुलर बातों से या इधर उधर की बातों से परहेज करते हुए जो आपका मेन टॉपिक है उसको आपने अंडर कंसीडरेशन रखना है और उसके मुताबिक आपने कम्युनिकेशन करनी है। उसके बाद आप फीडबैक भी लें पेशेंट से, बीच में उससे क्वेश्चंस कर लें, उससे पूछें कि आपको मेरी बात समझ आई है, या उससे जो भी बात आपने उसको समझाई उससे पूछें कि मैंने अभी आपको क्या बताया, उससे रिपीट करने को कहें। ठीक है, तो दैट इज़ फीडबैक। उससे आउटपुट लेना कि क्या आपने उसको समझाया है। उसके अलावा मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाथ के ज़रिए इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेडिकेशन की जो डब्बियाँ होती हैं वो उसको दिखा सकते हैं कि ये आपने इस्तेमाल करनी है। चाहे जो उसके अंदर स्पून होता है कि 1 टीस्पून ये होता है, 1 टेबल स्पून ये होता है, इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम चीज़ें टेक्निक्स में आती हैं कि आप उसको चीज़ें दिखा कर बता सकते हैं कि आपने अपनी दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है। उसके साथ साथ आप उससे क्वेश्चंस पूछते जाएं, जो बात आपने उससे कही है उससे पूछते जाएं कि आपको समझ आई है या इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। और साथ साथ कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिटेल कम्युनिकेशन ना करें कि आपका पेशेंट जो है वो बोर हो जाए और उसको आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना रहे। आप सामने वाले से कम्युनिकेशन उतनी ही देर करनी चाहिए जब तक वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। जब आपको लगने लगे कि वो आपके साथ इंटरेस्ट ड्रॉप कर रहा है तब आप उसके साथ क्वेश्चंस करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि अपने सेशन को यहाँ पे स्टॉप कर दें। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास विजिट करे तो फर्दर कम्युनिकेशन आप उसके साथ तब करें। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं और डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सो अ गुड डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव अ बेटर हेल्थ आउटकम। जब तक आपका पेशेंट के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा तब तक आप अच्छे हेल्थ आउटकम्स या अच्छे रिजल्ट्स या बेहतर नताइज हासिल नहीं कर सकते। सो गुड पेशेंट कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या आता है कि आपका जब पेशेंट के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई हो। आप जो बात कर रहे हैं, जो उसको समझा रहे हैं, उसे पूरा यकीन हो कि ये डॉक्टर, ये फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन बहुत अच्छा है, इसको नॉलेज है और वो मुझे मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और मुझे रिस्पॉन्स करता है। इससे आपके बेटर हेल्थ आउटकम्स आएँ, यानी कि जो भी आप ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर आएँ। पेशेंट कंप्लायंस टू द थेरेपी। कंप्लायंस होता है यकीन, कि पेशेंट को यकीन हो कि जो इलाज मुझे दिया जा रहा है वो मेरे लिए बेहतर है और मैं अगर इसको पूरा करूंगा तो मेरी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, उसको हर चीज़ क्लियर कर देते हैं तो इससे पेशेंट की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, फैसला करने की जो सलाहियत है चीज़ों के बारे में, वो बेहतर होती जाती है। वो जो होपलेस है या वो जो परेशान है वो उस चीज़ से बाहर निकल आता है। रिड्यूस कंप्लेन। पेशेंट की डॉक्टर से शिकायत कम हो जाती हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करते, आप फीस पूरी लेते हैं लेकिन आप जो है मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते या आपने मुझे ठीक से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो पेशेंट की ख़त्म हो जाती हैं। साथ साथ मेल प्रैक्टिस रिस्क। मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत, ख़राब। रिस्क का मतलब होता है चांसेस या रिस्क होता है खतरात। ठीक है, जब भी पेशेंट को आप अच्छे से एडवाइस करेंगे कि आपने ये वाली मेडिसिन सुबह इस्तेमाल करनी है, ये शाम को इस्तेमाल करनी है, या आप उसी दवाई के ऊपर उसको लिख के दे दें 1+1+1, जिस तरह से भी आप उसको समझ आती है, या आप उसको अच्छे से डिटेल में बता दें कि आपने इतने दिन इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आपने क्विट कर देनी है, इतनी मेडिसिन खानी है, इतने दिन के लिए खानी है, यानी कि आपने ईच एंड एवरीथिंग अगर उसको गाइड कर दी है तो उससे क्या होगा कि वो दवाई का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या बताया था या डॉक्टर बहुत गुस्से
पैसे वाला था, मैं उससे दोबारा से पूछ नहीं सकता था कि मैंने कितने टाइम खानी है। तो ये चीज़ें पेशेंट की लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। सो आपने उसको सेटिस्फाई करना है ताकि जब वो मेडिसिन का इस्तेमाल करे तो किसी किस्म की गलत ख़तरे को अपनी ज़िंदगी में वो शामिल ना करे। बेटर पेशेंट एजुकेशन अबाउट डिजीज़ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी पेशेंट के साथ तो पेशेंट की प्रॉपर एजुकेशन भी होगी। एजुकेशन से मुराद है अपनी बीमारी के बारे में उसको प्रॉपर मालूमात होगी और उसको ट्रीटमेंट कि मैं अपनी बीमारी को मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है और नेक्स्ट मुझे ये बीमारी ना हो उसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों को बेहतर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। लफ्ज़ एडेप्टेशन का मतलब होता है बेहतरी आना, इम्प्रूवमेंट आना। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इम्प्रूवमेंट आई है उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर हो सकती हैं या उससे हमारी जो मेडिकल की फील्ड है उसको किस तरह से फ़ायदे मिल रहे हैं। इस टॉपिक में आपने बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें फार्मेसी में कैसे मदद करती है, ये टेक्नोलॉजी है वो हमें इंडस्ट्रीज़ में कैसे मदद करती है। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। सो लाइफ हैज़ बिकम सो फास्ट बाय द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और टूल्स मीन के जो औजार हैं या जिसको आप आलात कहते हैं उनके दरियाफ्त होने से या उनके ईजाद होने से जो ज़िंदगी है वो बहुत फास्ट हो गई है। दिस टेक्नोलॉजी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पीस टू वॉर, यानी कि ये टेक्नोलॉजी फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल होती है और नुकसान के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी को हम अमन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जंगों में भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, एटम बम इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है, बारूद इस्तेमाल होता है, गोलियाँ इस्तेमाल होती हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी है। फ्रॉम फैमिली अफेयर्स टू इंटरनेशनल अफेयर्स, यही टेक्नोलॉजी हम अपने घरेलू लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स यानी मामलात में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी फील्ड है उसमें भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम एक्सरे करते हैं, हम बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, हम थर्मामीटर्स इस्तेमाल करते हैं, हम MRI करते हैं, हम ECG करते हैं, वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा बिजनेस में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सारी की सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी हमारी पॉजिटिव फील्ड में भी काम कर रही है और नेगेटिव में भी हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही नेगेटिविटी भी जो है फैल रही है। वो कहते हैं जी पुराने वक्तों में कैलकुलेटर जो था वो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। जब दुनिया में पहला कैलकुलेटर इजाद हुआ था तो उस वक्त लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ी एक इजाद है। बट आजकल के दौर में अगर आप देखें तो वो उस कैलकुलेटर को 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिंदगी दुनिया जो है वो कैलकुलेटर से अब बहुत आगे पहुँच गई है। कैलकुलेटर की फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म आ चुकी हैं, आपके पास कंप्यूटर्स आ चुके हैं, आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स आ चुके हैं, आपके पास एंड्रॉयड कंप्यूटर्स आ चुके हैं। ठीक है। सो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब हमने देखना ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको हम अपनी लाइफ में, क्योंकि हम तो फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को अपनी मेडिकल फील्ड में कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। कैसे? आप ये देखिए कि जब भी आप कोई मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दवाई को पीसना है तो उसके लिए भी आपको मशीन चाहिए, आपने दवाई को मिक्स करना है उसके लिए भी मशीन चाहिए, आपने दवाई की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको मशीन चाहिए, आपने टैबलेट बनानी है, सिरप बनाना है, कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है तो आपको मशीन चाहिए। उसके बाद आपने उसकी पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग के लिए मशीन चाहिए, आपने उसका कंटेनर तैयार करना है, कंटेनर तैयार करने के लिए मशीन चाहिए, लेबल बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, उस पर स्टाम्प लगाने के लिए आपको मशीन चाहिए। तो हर चीज़ जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वो मशीन से रिलेट करती है। इवन आपने अपना ऑर्डर भी किसी बाहर से मंगाना है, किसी मुल्क से अपनी प्रोडक्ट मंगानी है, दवाई मंगानी है, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। तो आप हर जगह पे जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दवाई को बनाने के लिए, टैबलेट बनानी है तो मशीन इस्तेमाल होनी है, सिरप बनाना है, इमल्शन बनानी है, स्पोजिटरी बनानी है, कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो मशीन इस्तेमाल होगी। इसके साथ साथ प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए, प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि नहीं होना चाहिए तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको स्टेराइल करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, ड्राई हीट यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं, रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को फिनिश करने में मदद देते हैं।
टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, अगर आपने ड्रग की क्वालिटी चेक करनी है, जब भी आपने कोई दवाई बनाई है और उसको बनाने के बाद आप उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो उस सेल करने से पहले आपको ड्रग को क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजारना पड़ता है। यानी कि ड्रग की टेस्टिंग होती है कि ड्रग जो है वो स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी है, इसमें कोई गैर ज़रूरी चीज़ें तो नहीं है, इसके अंदर कोई जरासीम मौजूद तो नहीं है, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए भी आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ ड्रग, स्टेलाइजेशन का मतलब होता है जरासीम से पाक करना। आपने किसी भी दवाई को अगर जरासीम से पाक करना है, चाहे वो टैबलेट है, इंजेक्शन है, सिरप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारी लाइफ में, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें टेक्नोलॉजी इस तरह से मदद देती है। देन आता है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एट फार्मेसी। फार्मेसी पे टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आप फार्मेसी में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जब आप मेडिसिन रिसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बड़ी कंपनी को ऑर्डर दिया था कि मुझे इतने कैप्सूल्स चाहिए या इतनी टैबलेट चाहिए, तो आप जाके कंपनी के दरवाजे पर जाके नहीं उसको ऑर्डर देकर आते हैं, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से। तो बेसिकली आपने ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक भी आप क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दवाई को अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, या उसको किसी फ्रीजर में स्टोर कर रहे होंगे, वो भी टेक्नोलॉजी है। दवाई को अगर आप सेल भी कर रहे हैं तो आप बहुत सारी दवाइयों को ऑनलाइन भी सेल करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है। अगर आप दवाइयों को डायरेक्ट भी सेल कर रहे हैं तो भी आपके पास जो भी दवाई की डिटेल है, दवाई की प्राइस है, वो आपके लैपटॉप में होती है या आपके कंप्यूटर में होती है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वहाँ से आप बिल बना के जो है वो पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा पेशेंट की प्रोफाइल मॉनिटरिंग, अगर आप किसी भी फार्मेसी में ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो फार्मेसी किसी हॉस्पिटल के साथ लिंक है और वहाँ पे कोई पेशेंट मौजूद है जो एडमिट है पेशेंट, तो उनकी जितनी भी प्रोफाइल होती है, उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री होती है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आजकल कंप्यूटर के अंदर महफूज किया जाता है। साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट, आपकी ड्रग्स का जितना भी डाटा है, एक्सपायरी डेट है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, जो भी चीज़ें कहाँ से परचेज की है, कितने की परचेज की है, वो सारा का सारा डाटा भी आपकी कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, सेव होता है। पेशेंट की काउंसलिंग, अक्सर आपके पास पेशेंट कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपकी फार्मेसी पे आ जाते हैं, आप उनको डायरेक्ट समझा देते हैं, बस कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे नहीं आ सकते, वो आपसे फ़ोन के जरिए से रब्ता करते हैं, या वो आपको मेल कर देते हैं, या आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, ताकि आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें मेडिसिन के बारे में या किसी भी चीज़ के हवाले से, मेडिकल फील्ड के हवाले से। तो आप किस तरह से उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, आप उनको बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। साथ साथ ऑनलाइन परचेजिंग, आपने कहीं से भी अगर दवाई ऑनलाइन परचेज करनी है, या आपकी जो फार्मेसी है वो ऑनलाइन सर्विसेज भी देती है, आप लोगों को घरों में भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम हेल्थ में कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सो हेल्थ की फील्ड में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में बीमारियों के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। हमारी जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ से हम अपनी बीमारी को डायग्नोज करवाते हैं कि हमें मसला कौन सा है, एक्सरे कराते हैं, किसी किस्म का भी कोई टेस्ट कराते हैं, तो उसके लिए भी आप लेबॉर्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे के लिए हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर टेक्नोलॉजी है, ब्लड प्रेशर जिसको आप स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल भी होते हैं, एंड्रॉयड भी होते हैं, और मरकरी वाले भी होते हैं। सारे के सारे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स हैं, फास्ट कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। इसके अलावा एमआरआई एक टेस्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी हमारे पास मशीन के ज़रिए से होता है। तो इस तरह से हम अपनी हेल्थ के प्रोफेशन में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। देन आता है अडॉप्शन फॉर इंडिविजुअल नीड्स, कि हर इंसान की ज़रूरत के मुताबिक हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। इसका मतलब है कि हाउ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन स्किल्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पेशेंट। देखिए, आपके पास जो भी पेशेंट आता है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है या डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसको चाहिए कि वो पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। अगर एक बंदा कहता है कि जी मैं आपकी फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पे आके दवाई नहीं ले सकता, मुझे बहुत दूर पड़ता है, तो आपने क्या करना है, आप उसे कहेंगे हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आपके पास आके चेकअप नहीं करवा सकता, तो आप उसको स्काइप के ज़रिए से या किसी और जो है नेट कनेक्शन के ज़रिए से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने पेशेंट की ज़रूरत को समझते हुए उसको जो है वो सर्व किया है। तो इसका मतलब है कि आपने इंडिविजुअल नीड, यानी कि हर इंसान की ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है।
ही शुड प्रोवाइड मोरल एंड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। एज अ फिजिशियन आपको चाहिए कि आप उसको इखलाकी और साइकोलॉजिकल यानी कि साइकी तौर पर या दिमागी तौर पर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करें। आप उसको जहनी तौर पर भी सुकून दें और आप उसको इखलाकी तौर पर भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको इस चीज़ को मेक श्योर करें कि हम जो है आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपकी जो सेहत है उसको इम्प्रूव करेंगे। ही शुड रिड्यूस होपलेसनेस फ्रॉम द पेशेंट माइंड। डॉक्टर या फिजिशियन को क्या चाहिए कि वो पेशेंट के दिमाग से जो गैर यकीनी है या नाउमीदी है उसको ख़त्म करे, उसको इस चीज़ की यकीन दहानी कराए कि इंशाल्लाह आप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप पहले की तरह एक बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। देन जो लास्ट टॉपिक आता है बिहेवियर साइंस का हमारे पास, वो है फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स, कि आपकी राइटिंग स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। या फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियादी ज़रूरियात राइटिंग स्किल, यानी कि अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, आप अच्छे लिखारी बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या महारत होनी चाहिए। वो कहते हैं जी देयर आर मैनी स्किल्स नेसेसरी फॉर गुड राइटिंग। एक राइटिंग से मुराद ये नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, राइटिंग से मुराद है कि आप अच्छा सेंटेंस बना सकते हो, आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपके लिखने का स्टाइल अच्छा हो, आपकी ज़बान अच्छी हो, आपकी वोकेबलरी या डिक्शनरी जिसको आप कहते हैं, अल्फाज का चुनाव आपका अच्छा हो, ये सब राइटिंग स्किल्स में आते हैं। ठीक हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें राइटिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है ग्रामर, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपको पता हो इज एम आर कहाँ लगाना है, आपको सेंटेंस आने चाहिए जिसको आप टेंस कहते हैं। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं कि पंचुएशन कहाँ लगानी है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये आपको पता हो। स्टाइल, लिखने का स्टाइल कौन सा है, आपने सीधा लिखना है, आपने टेढ़ा लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है, क्या तरीक़ाकार आप लिखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ वर्ड्स बिल्कुल टेढ़े लिख रहे हो फिर कुछ वर्ड सीधे लिख रहे हो। तो एक तरीका होता है कि एक पैटर्न में अगर आप टेढ़ा लिख रहे हैं तो आप सारा का सारा टेढ़ा लिखें, जहाँ से आपने पहला वर्ड स्टार्ट किया है और जहाँ पे आपने एंड किया, कोशिश करें कि बाकी सारे के सारे वर्ड उसके इक्वल आ रहे हों। ऐसा नहीं है कि आपने पहला वर्ड यहाँ एंड किया और दूसरा वर्ड आप यहाँ एंड कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे एंड कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे। कोशिश ये करें कि तकरीबन सारे वर्ड एंड भी एक जगह पे हो रहे हो और स्टार्ट भी एक जगह से हो रहे हैं, तो ये आपके राइटिंग स्टाइल को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। पॉइंट्स दे के लिखें, हेडिंग दे के लिखें, ठीक है। तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टाइल्स में आती हैं। देन आता है वोकेबलरी, यानी कि आपकी डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए, आपको लफ्ज़ों का इस्तेमाल आना चाहिए, आपको प्रॉपर वर्ड्स आने चाहिए। सो ग्रामर एंड लैंग्वेज रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेंटेंस। ग्रामर और लैंग्वेज रूल्स क्यों ज़रूरी हैं? अगर आपने कोई जुमला बनाना है, जाहिर है अगर आप कोई इंग्लिश में जुमला बनाना चाहते हैं उर्दू से इंग्लिश में, तो आपको क्या चाहिए कि आपको उसकी ग्रामर आती हो, आपको पता हो कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है, आपने उसके मुताबिक सेंटेंस बनाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि वर्ड्स जिसको आप कहते हैं या जिसको आप पंक्चुएशन वगैरह भी कहते हैं, कि कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ये आपको दूसरी लैंग्वेजेस समझने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपनी फीलिंग्स को अच्छी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा सकें। जितने जैसे आप उर्दू में जब कोई उर्दू की बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर आम वर्ड को भी बहुत अच्छे तरीके से या बहुत अच्छे अल्फाज में पेश किया जाता है, जिसको आप शायरी कहते हैं, ठीक है। वो आपको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाता है। दैट इज़ अ वोकेबलरी, कि आप कोई भी ज़बान अगर बोल रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को बेहतर अंदाज में सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। वोकेबलरी कैसे बढ़ती है? जब वोकेबलरी हमेशा लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं और लोगों से बात करते हैं तो आप वहाँ से वोकेबलरी सीखते हैं। अगर आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे होंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे। अगर आप किसी पंजाबी के साथ बात करें तो आप पंजाबी के बहुत सारे नए वर्ड जो हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए मेजर चीज़ क्या है? या तो आप रीड्स करें, यानी कि आप बुक्स पढ़ें, या फिर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। स्टाइल ये क्या होता है? एक पर्सन का यूनिक आइडिया होता है, स्टाइल होता है या उसका अंदाज होता है जिसके ज़रिए से वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे करता है, ठीक है। यानी वो कुछ लोग होते हैं फनी स्टाइल में अपनी बात कन्वे करते हैं, कुछ होते हैं बहुत सख्त अंदाज में अपनी बात कन्वे करते हैं, कुछ होते हैं दरमियाने अंदाज में अपनी बात कन्वे करते हैं। तो आपने किस तरह से, किस लहजे में अपनी बात कन्वे करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टेप जिसके ज़रिए से आप राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, दो ही तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी किसी भी तरह की भी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। या तो आप किताबें पढ़ें या फिर आप रीड करें, ठीक है। वर्क बुक्स, यानी कि आप रिटन वर्क करें अपनी। अगर आपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो बार बार उस चीज़ को
लिखें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। या आप बहुत सारी किताबें पढ़ें और लोगों को देखें कि लोग किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल्स पढ़ें, इंटरनेट से जाके आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप देखें कि लोगों ने किस तरह से एक बात को प्रेजेंट किया हुआ है और आप अपने वर्ड्स में उसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो या तो आप वर्कबुक्स यानी कि खुद लिखें और साथ साथ आप दूसरों का लिखा हुआ भी पढ़ें ताकि आप अपनी लिखाई को बेहतर कर सकें। राइटिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है जी? राइटिंग स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके जरिए से आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, चाहे आप सोशल लाइफ में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप कोई आम जिंदगी में हैं या आप कोई किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन तमाम फील्ड्स में क्या ज़रूरी है कि आप अपने अल्फाज को सामने वाले तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इट इन्हांस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑन आइडियाज़। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप नए नए आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं और उनको अच्छे वे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो होता है जी ख़त्म। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।